स्टूडेंट्स, आज हम तीसरा लेसन स्टार्ट करेंगे, परिवहन ट्रांसपोर्टेशन। इसके अंतर्गत हम परिसंचरण तंत्र, मनुष्य में परिसंचरण तंत्र की संरचना, लसिका परिसंचरण तंत्र, परिवहन, पादपों में परिवहन और जल का परिवहन पढ़ेंगे। पहले जानते हैं परिवहन ट्रांसपोर्टेशन। किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी माध्यम के द्वारा स्थानांतरण करना परिवहन कहलाता है। इसी प्रकार बहुकोशिकीय जंतुओं का शरीर बहुत जटिल होता है और उनमें विभिन्न जैव क्रिया के उत्पाद और अन्य पदार्थों को शरीर के विभिन्न भागों में स्थानांतरण की आवश्यकता होती है। भोज्य पदार्थ, जैसे भोज्य पदार्थों का पाचन आहार नाल में होता है, लेकिन ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इसको कोशिकाओं तक पहुंचाना आवश्यक होता है। और भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन को सभी कोशिकाओं तक पहुंचाना आवश्यक होता है। तो ये सारी आवश्यक पदार्थों को शरीर के विभिन्न कोशिका और ऊतक तक पहुंचाने के लिए बहुकोशिकीय जंतुओं में एक तंत्र होता है जिसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। और जंतुओं में परिसंचरण तंत्र दो प्रकार के पाए जाते हैं। पहला होता है खुला परिसंचरण तंत्र। खुला परिसंचरण तंत्र में ऊतक स्तर पर केशिका अनुपस्थित रहती हैं और इनमें ऊतक सीधे रुधिर से संपर्क में रहते हैं, यानी कि इस परिसंचरण तंत्र में कोशिकाओं तक रुधिर पहुंचाने के लिए केशिका नहीं होती है। इस प्रकार का परिसंचरण तंत्र आर्थ्रोपोडा संघ के कीटों में प्राप्त मिलता है। दूसरा है बंद परिसंचरण तंत्र। इस तंत्र में ऊतक स्तर पर केशिका उपस्थित रहती है और रुधिर ऊतक के सीधे संपर्क में नहीं रहता है, यानी कि ऊतक तक रुधिर को पहुंचाने के लिए केशिका होती है। इस प्रकार का परिसंचरण तंत्र एनिलिडा और कार्डेटा संघ के जंतुओं में मिलता है। नेक्स्ट है मनुष्यों में परिसंचरण तंत्र की संरचना। तो मनुष्य का परिसंचरण तंत्र रुधिर, रुधिर वाहिनी और हृदय से मिलकर बना होता है। इस तंत्र में सरल माध्यम रुधिर और लसिका होता है, जिसको वाहिनियों और अंग के द्वारा मानव शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। तरल संयोजी ऊतक यानी कि रुधिर और लसिका के द्वारा गैस और पोषक पदार्थों का परिवहन पूरे शरीर के अंगों के बीच में किया जाता है। नेक्स्ट अब पढ़ेंगे रुधिर या ब्लड। तो रुधिर के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहते हैं। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है जिसकी उत्पत्ति मेसोडर्म में होती है। यह जल से कुछ भारी होता है। इसका चिपचिपापन जल से 5 गुना ज़्यादा होता है, यानी कि इसमें श्यानता जल से 5 गुना ज़्यादा होती है। और यह स्वाद में नमकीन होता है। इसका प्रकृत क्षारीय है। इसका pH 7.4 होता है और यह शरीर का 7% भाग होता है, यानी कि कोई व्यक्ति अगर 70 किलो का है तो उसमें 5 से 6 लीटर ब्लड होगा। अब देखते हैं कि रुधिर का कार्य क्या है, फंक्शन ऑफ ब्लड। तो इसका काम होता है पोषक तत्वों का परिवहन, श्वसन गैसों का परिवहन, हार्मोन्स का परिवहन, शरीर से वर्ज्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, शरीर के तापमान का नियमन करना और जल संतुलन बनाए रखना। ये सब थे कार्य रुधिर के। अब देखते हैं कि रुधिर बनता कैसे या किन किन चीज़ों से मिलके बना है। तो कंपोजिशन ऑफ ब्लड या रुधिर के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड्स। 2 प्रकार के मुख्य घटक पाए जाते हैं रुधिर में। पहला होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा से लगभग 55% रुधिर बना होता है, यानी रुधिर में लगभग 55% प्लाज्मा होता है। और दूसरा होता है रुधिर कणिका, जो कि 45% होता है। 3 प्रकार की रुधिर कणिका पाई जाती हैं, ब्लड कार्पसेल्स पाए जाते हैं। पहला RBC, रेड ब्लड कार्पसेल्स, यानी कि लाल रक्त कणिका। दूसरा है WBC, श्वेत रक्त कणिका, वाइट ब्लड कार्पसेल्स। तीसरा है प्लेटलेट्स। ये 3 रक्त कणिकाएँ होती हैं। अब पढ़ते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा रुधिर का 55% भाग होता है और प्लाज्मा में केंद्रक नहीं होता है और यह 90% जल और 10% अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थों से बना होता है, जिसमें से 7% प्रोटीन होता है, 0.1% ग्लूकोज होता है। इसमें सोडियम, पोटेशियम,
कैल्शियम, आयरन जैसे खनिज पदार्थ भी होते हैं। और कार्बनिक पदार्थों में अमीनो अम्ल, बसीय अम्ल, विटामिन्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स, प्रोटीन्स पाए जाते हैं। इसमें चार प्रकार के मुख्य प्रोटीन्स पाए जाते हैं, जैसे कि एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रिनोजेन। ये प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रिनोजेन ये रक्त का थक्का जमाते हैं। और ग्लोब्यूलिन इनका काम एंटीबॉडी के निर्माण में होता है। और एब्यूलिन पराशरीय संतुलन में सहायक होते हैं। इसमें एक प्रकार का प्रोटीन और पाया जाता है जिसे कहते हैं हिपैरिन। यह हिपैरिन रुधिर वाहिनियों में रुधिर को जमने से रोकता है। और इन सभी का फॉर्मेशन लीवर में होता है, लेकिन रहते हैं प्लाज्मा में, प्रेजेंट इन प्लाज्मा बट फॉर्म्ड बाय लीवर। नेक्स्ट है रुधिर कणिका। रुधिर कणिका में पहला रुधिर कणिका होगा आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसेस। इसको एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। आरबीसी का आकार उभयावतल होता है और इसमें केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, लेकिन ऊंट और लामा के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। और आरबीसी में एक श्वसन वर्धक होता है हीमोग्लोबिन, जिसके कारण से आरबीसी का रंग लाल होता है। इसका निर्माण स्थल लाल अस्थिमज्जा होता है। आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया को इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखना आप इसका नाम है इरिथ्रोसाइट्स, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इसके निर्माण का समय होता है 72 घंटे। आरबीसी का जीवन काल है 120, यानी कि 120 दिन के बाद यह नष्ट हो जाते हैं। और इनका मरण स्थल स्प्लीन है। आरबीसी का कब्रिस्तान भी स्प्लीन को कहते हैं। आरबीसी की अधिकता से पॉलीथेमिया रोग होता है और आरबीसी की कमी से थैलेसेमिया रोग होता है, जो कि एक अनुवांशिक रोग है। नेक्स्ट है डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड कार्पसेल्स। वाइट ब्लड कार्पसेल्स इसको ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। यह लगभग 0.9% होता है। इसमें केंद्रक नहीं होता है और यह रंगहीन होता है। सॉरी, केंद्रक इसमें पाया जाता है लेकिन रंगहीन होता है, इसका कोई रंग नहीं होता है। इसका निर्माण स्थल पीत अस्थिमज्जा या येलो बोन मैरो होता है और निर्माण प्रक्रिया को इसके ल्यूकोपोइसिस कहेंगे। इसका जीवन काल 1 हफ्ते का होता है, यानी कि 7 दिन का होता है। डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का अगर अनुपात लेते हैं तो 1:600 होता है, यानी कि 1 डब्ल्यूबीसी के ऊपर 600 आरबीसी होता है। सबसे ज़्यादा आरबीसी की संख्या पाई जाती है। डब्ल्यूबीसी प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली कोशिका होती है। इसी से रोगों से लड़ने की क्षमता मिलती है। इसकी अधिकता से होने वाला रोग ल्यूकेमिया है और इसकी कमी से प्रतिरक्षा में कमी होती है। डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार की पाई जाती है। पहला होता है ग्रेन्युलोकोसाइट, दूसरा है एग्रेन्युलोकोसाइट। ग्रेन्युलोकोसाइट यानी कि कणिकामय। इस प्रकार के डब्ल्यूबीसी के कोशिका द्रव्य में कणिकाएं उपस्थित होती हैं। और कणिका रहित यानी कि एग्रेन्युलोकोसाइट की जैसे डब्ल्यूबीसी की कोशिका द्रव्य में कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं। ग्रेन्युलोसाइट 3 प्रकार की होती हैं, इओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। और कणिका रहित या कहें एग्रेन्युलोकोसाइट डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार की पाई जाती हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ये इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन आप डब्ल्यूबीसी के 2 प्रकार होते हैं इतना जाने। पहला होता है ग्रेन्युलोकोसाइट, दूसरा होता है एग्रेन्युलोकोसाइट। इसमें इसकी कोशिका द्रव्य में कणिकाएं नहीं पाई जाएंगी और एग्रेन्युलोकोसाइट की कोशिका द्रव्य में कणिकाएं नहीं पाई जाएंगी। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट्स है। यह 0.1% पाया जाता है। ये आरबीसी की तरह इसमें केंद्रक नहीं होता है और डब्ल्यूबीसी की तरह ये रंगहीन होता है, यानी कि केवल डब्ल्यूबीसी में ही केंद्रक पाया जाएगा। आरबीसी और प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। और केवल आरबीसी ही रंगीन होता है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स रंगीन नहीं होते हैं।
और प्लेटलेट्स का निर्माण अस्थि मज्जा होता है। इसकी निर्माण प्रक्रिया थ्रोम्बोपोएसिस कहलाती है। इसका जीवन काल 1 हफ्ते का होता है, यानी कि 1 सप्ताह के बाद ये भी नष्ट हो जाते हैं, या फिर 1 हफ्ते के बाद ये इनका निर्माण फिर से हमेशा 1 हफ्ता ही इनका जीवन काल होता है। और इनका काम होता है रक्त की वेलोसिटी को बनाए रखना, यानी कि रक्त की श्यानता को बनाए रखना। इसमें एक प्रकार का एंजाइम का स्राव होता है जिसको कहते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन, जो रक्त के थक्का बनाने में सहायक होता है। अब रुधिर के निर्माण की प्रक्रिया को हीमोपोएसिस कहते हैं। ये था रक्त। अब हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे परिसंचय तंत्र के निर्माण में जो दूसरा घटक है, यानी कि हृदय। धन्यवाद।